द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास, एपिसोड 8, ईस्ट इंडिया कंपनी। वो 16वीं सदी का आखिरी साल था। दुनिया के कुल उत्पादन का 1/4 माल भारत में तैयार होता था। इसी वजह से इस मुल्क को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तब दिल्ली की तख्त पर मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की हुकूमत थी। वो दुनिया के सबसे दौलतमंद बादशाहों में से एक थे। दूसरी तरफ उसी दौर में ब्रिटेन गृह युद्ध से उभर रहा था। उसकी अर्थव्यवस्था खेती बाड़ी पर निर्भर थी और दुनिया के कुल उत्पादन का महज 3% वहां तैयार होता था। ब्रिटेन में उस वक्त महारानी एलिजाबेथ प्रथम की हुकूमत थी। यूरोप की प्रमुख शक्तियां पुर्तगाल और स्पेन व्यापार में ब्रिटेन को पीछे छोड़ चुकी थी। व्यापारियों के रूप में ब्रिटेन के समुद्री लुटेरे पुर्तगाल और स्पेन के व्यापारिक जहाजों को लूटकर ही संतुष्ट हो जाते थे। उसी दौरान गुवंतु ब्रितानी व्यापारी राल्फ फिज को हिंद महासागर, मेसोपोटामिया, फारस की खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया की व्यापारिक यात्राएं करते हुए भारत की समृद्धि के बारे में पता चला। राल्फ फिच की ये यात्रा इतनी लंबी थी कि ब्रिटेन लौटने से पहले उन्हें मृत मानकर उनकी वसीयत को लागू कर दिया गया था। पूरब से मसाले हासिल करने के लिए लेवेंट कंपनी 2 नाकाम कोशिशें कर चुकी थी। भारत के बारे में राल्फ फिच की जानकारी के आधार पर एक अन्य घुमंतु सर जेम्स लैंकेस्टर सहित ब्रिटेन के 200 से अधिक प्रभावशाली और व्यावसायिक पेशेवरों को इस दिशा में आगे बढ़ने का विचार आया। उन्होंने 31 दिसंबर 1600 को एक नई कंपनी की नींव डाली और महारानी से पूर्वी एशिया में व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त किया। इस कंपनी के कई नाम हैं, लेकिन इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने का ऐलान। शुरुआती सालों में दूसरे क्षेत्रों में यात्रा करने के बाद अगस्त 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस ने भारत के सूरत बंदरगाह पर अपना जहाज हेक्टर का लंगर डालकर ईस्ट इंडिया कंपनी के आने का ऐलान किया। हिंद महासागर में ब्रिटेन के व्यापारिक प्रतिद्वंदी डच और पुर्तगाली पहले से ही मौजूद थे। तब किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया होगा कि यह कंपनी अपने देश से 20 गुना बढ़े, दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक और उसकी लगभग 1/4 आबादी पर सीधे तौर पर शासन करने वाली थी। तब तक बादशाह अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। उस दौर में संपत्ति के मामले में केवल चीन का मिंग राजवंश ही बादशाह अकबर की बराबरी कर सकता था। खाफी खान निजामुल मुल्क की किताब मुंतखबुल बाब के अनुसार अकबर ने 5000 हाथी, 12,000 घोड़े, 1000 चीते, 10 करोड़ रुपए, बड़ी अशर्फियों में 100 तोले से लेकर 500 तोले तक की 1000 अशर्फियां, 272 मन कच्चा सोना, 370 मन चांदी, 1 मन जवाहरात जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए थी, अपने पीछे छोड़ा था। अकबर के शहजादे सलीम नूरुद्दीन जहांगीर की उपाधि के साथ तख्त पर आसीन हो चुके थे। शासन में सुधारों को लागू करते हुए कान, नाक और हाथों को काटने का दंड समाप्त कर दिया गया था। शराब और दूसरी नशीली वस्तुओं का प्रयोग और विशेष दिनों में जानवरों के वध पर पाबंदी का आदेश देने के साथ कई अवैध करों को हटाया जा चुका था। सड़कें, कुएं और सराय बनाए जा रहे थे। उत्तराधिकार के कानूनी को सख्ती से लागू किया गया था और हर शहर के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज का आदेश दिया गया था। फरियादिनों की फरियाद के लिए महल की दीवार से न्याय की एक जंजीर लटका दी गई थी। मुगल बादशाह को मनाने की कोशिश। विश्वविख्यात इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल के अनुसार हॉकिंस को जल्द ही एहसास हो गया था कि 40 लाख मुगलों की सेना के साथ वैसा युद्ध नहीं किया जा सकता जैसा कि उस समय यूरोप में हो रहा था। इसीलिए यहां उसे मुगल बादशाह की इजाजत के साथ साथ सहयोग की भी जरूरत थी। हॉकिंस 1 वर्ष के भीतर मुगल राजधानी आगरा पहुंचा। कम पढ़े लिखे हॉकिंस को जहांगीर से व्यापार की अनुमति प्राप्त करने में सफलता नहीं मिली। उसके बाद संसद के सदस्य और राजदूत सर थॉमस रो को शाही दूत के रूप में भेजा गया। सर थॉमस रो 1615 में मुगल राजधानी आगरा पहुंचे। उन्होंने राजा को बहुमूल्य उपहार भेंट किया, जिसमें शिकारी कुत्ते और उनकी पसंदीदा शराब भी शामिल थी। ब्रिटेन के साथ संबंध बनाना जहांगीर की प्राथमिकता में नहीं था। थॉमस रो के अनुसार जब वो बात होती थी तो बादशाह उससे व्यापार के बजाय घोड़ों, कलाकृतियों और शराब के विषय में चर्चा करने लगता।
3 साल तक लगातार अनुनय विनय के बाद सर थॉमस रो को इसमें सफलता मिली। जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत कंपनी और ब्रिटेन के सभी व्यापारियों को उपमहाद्वीप के प्रत्येक बंदरगाह और खरीदने तथा बेचने के लिए जगहों के इस्तेमाल की इजाजत दी गई। बदले में यूरोपीय उत्पादों को भारत को देने का वादा किया गया था, लेकिन तब वहां बनता ही क्या था। यह तय किया गया था कि कंपनी के जहाज ताजमहल के लिए जो भी प्राचीन वस्तुएं और उपहार लाएंगे उन्हें सहर्ष स्वीकार किया जाएगा। कंपनी के व्यापारी मुगलों की रजामंदी से भारत से सूत, नील, पोटेशियम नाइट्रेट और चाय खरीदते, विदेशों में उन्हें महंगे दामों में बेचते और खूब मुनाफा कमाते। कंपनी की पूंजी का आधार व्यापारिक पूंजी था। कंपनी जो भी वस्तु खरीदता उसका मूल्य चांदी देकर अदा करती, जो उसने 1621 से 1843 तक स्पेन और संयुक्त राज्य में अमेरिका के दासों को बेचकर जमा किया था। कंपनी का मुगलों से आमना सामना। साल 1670 में ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को विदेश में युद्ध लड़ने और उपनिवेश स्थापित करने को अनुमति दी थी। ब्रिटिश सेना के सशस्त्र बलों ने पहले भारत में पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी प्रतिद्वंदियों का मुकाबला किया और अधिकांश युद्ध जीते। धीरे धीरे उसने बंगाल के तटीय क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में ले लिया। लेकिन 17वीं शताब्दी में मुगलों से केवल एक बार उनका आमना सामना हुआ था। साल 1681 में कंपनी के कर्मचारियों ने कंपनी के निर्देशक सर चाइल्ड से शिकायत की कि बंगाल में मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के भांजे नवाब शाइस्ता खान के अधिकारी होने के कर और अन्य मामलों में परेशान करते हैं। सर चाइल्ड ने सैन्य सहायता के लिए अपने सम्राट को पत्र लिखा। इसके बाद 1686 में 19 युद्ध पोतों, 200 तोपों और 600 सैनिकों वाला एक नौसैनिक बेड़ा लंदन से बंगाल की ओर रवाना हुआ। मुगल बादशाह की सेना भी तैयार थी, इसलिए युद्ध में मुगलों की जीत हुई। 1695 में ब्रितानी समुद्री डाकू हेनरी एवरी ने औरंगजेब की समुद्री जहाजों फतेह मुहम्मद और गुलाम सवाई को लूट लिया। इस खजाने की कीमत लगभग 607 लाख ब्रिटिश पाउंड थी। इतिहासकार विलियम डेल रिम्पल का कहना है कि ब्रितानी सेना को मुगल सेना ने मक्खियों की तरह मारा। बंगाल में कंपनी के 5 कारखाने नष्ट कर दिए गए और सभी अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकाल दिया गया था। सूरत के कारखाने को बंद कर दिया गया और बंबई में भी उनका यही हाल किया गया। कंपनी के कर्मचारियों को जंजीरों में जकड़कर शहरों में घुमाया गया और अपराधियों की तरह उन्हें अपमानित किया गया। कंपनी के पास माफी मांगने और अपने कारखानों को वापस पाने के लिए राजा के दरबार में भिखारियों की तरह उपस्थित होने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। ब्रिटिश सम्राट ने आधिकारिक रूप से हेनरी एवरी की निंदा की और मुगल बादशाह से माफी मांगी। औरंगजेब आलमगीर ने 1690 में कंपनी को माफ कर दिया। 17वीं सदी के उत्तरार्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी चीन से रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदती थी। सामान का भुगतान चांदी में करना पड़ता था, क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसा उत्पाद नहीं था जिसकी चीन को आवश्यकता हो। उसका एक उपाय निकाला गया। बंगाल में पोस्ते की खेती की गई और बिहार में अफीम का निर्माण करने के लिए कारखाने लगाए गए और इस अफीम को तस्करी के जरिए चीन पहुंचाया गया। उस समय तक चीन में अफीम का बहुत कम उपयोग किया जा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीनी एजेंटों के माध्यम से लोगों के बीच अफीम को बढ़ावा दिया। कंपनी ने अफीम के व्यापार से रेशम और चीनी के बर्तन भी खरीदे और मुनाफा भी कमाया। जब चीनी सरकार ने अफीम के व्यापार को रोकने की कोशिश की और चीन आने वाले अफीम को नष्ट किया गया, तब चीन और ब्रिटेन के बीच कई युद्ध हुए, जिसमें चीन की हार हुई और ब्रिटेन ने अपमानजनक शर्तों पर चीन के साथ कई समझौते किए। इस तरह नष्ट किए गए अफीम का मुआवजा वसूला गया। उसके बंदरगाहों पर कब्जा किया गया। हांगकांग पर ब्रिटिश आधिपत्य इसी श्रृंखला की एक कड़ी थी। जब चीनी सरकार ने विरोध में महारानी विक्टोरिया को पत्र लिखकर अफीम के व्यापार को रोकने में मदद करने की अपील की, तो उस पत्र का कोई जवाब नहीं आया। साल 1707 में बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद विभिन्न क्षेत्रों के लोग एक दूसरे के खिलाफ हो गए।
कंपनी ने इस परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए लाखों की संख्या में स्थानीय लोगों को सेना में भर्ती किया। यूरोप में होने वाली औद्योगिक क्रांति के कारण युद्ध तकनीक में भी वो दक्ष हो गए। यह छोटी लेकिन प्रभावी सेना एक के बाद एक पुरानी तकनीक से लैस मुगलों, मराठों, सिखों और स्थानीय नवाबों की बड़ी सेनाओं को हराती चली गई। साल 1756 में नवाब सिराजुद्दीन औला भारत के सबसे धनी अर्ध स्वायत्त राज्य बंगाल के शासक बने। मुगल शासन के राजस्व का 50% इसी राज्य से आता था। बंगाल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में कपड़ा और जहाज निर्माण का एक प्रमुख केंद्र था। इस क्षेत्र के लोग रेशम, सूती वस्त्र, इस्पात, पोटेशियम नाइट्रेट और कृषि तथा औद्योगिक वस्तुओं का निर्यात करके अच्छी कमाई करते थे। कंपनी ने कलकत्ता में अपने किलों का विस्तार करना शुरू कर दिया और अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। नवाब ने कंपनी को संदेश भेजा कि वह अपने क्षेत्र का विस्तार ना करे। आदेश की अवहेलना के बाद नवाब ने कलकत्ता पर हमला किया और ब्रिटिश किलों पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश कैदियों को फोर्ट विलियम के तहखाने में कैद कर दिया। मीर जाफर का विश्वासघात और प्लासी का युद्ध। ईस्ट इंडिया कंपनी के नवाब की सेना के सेनापति मीर जाफर को अपने साथ में ले लिया, जिसके मन में शासक बनने की इच्छा थी। 23 जून 1757 को प्लासी में कंपनी और नवाब की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। तोपों की अधिकता और मीर जाफर के विश्वासघात के कारण अंग्रेज विजयी हुए और मीर जाफर को बंगाल के सिंहासन पर बैठा दिया गया। अंग्रेज अब मीर जाफर से मालगुजारी वसूलने लगे। इस प्रकार भारत में लूटपाट का युग आरंभ हुआ। जब खजाना खाली हो गया तो मीर जाफर ने कंपनी से पीछा छुड़ाने के लिए डच सेना की मदद ली। 1759 में और फिर 1764 में विजय के बाद कंपनी ने बंगाल का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। नए नए करों का बोझ लादा और बंगाल का सामान सस्ते दामों में खरीदकर दूसरे देशों में महंगे दामों में बेचने लगे। स्कॉलर वजाहत मसूद लिखते हैं कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ब्रितानी व्यापारी चांदी के सिक्के देकर भारतीयों से कपास और चावल खरीदते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के वित्त और राजस्व की प्रणाली की सहायता से भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार स्थापित किया। यह व्यवस्था की गई थी कि भारतीयों से प्राप्त राजस्व का लाभ लगभग 1/3 भारतीय उत्पादों को खरीदने में खर्च किया जाएगा। इस प्रकार भारत के लोग जो राजस्व देते थे उसके 1/3 के बदले उन्हें अपना उत्पाद बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक शासन का पूरा दौर। इतिहासकार, आलोचक और पत्रकार बारी अलीग अपने पुस्तक कंपनी की हुकूमत में लिखा है, दुनिया के प्रत्येक देश के व्यापारी भारत के साथ व्यापार करते थे। सभ्य लोगों के बीच ढाका और मुर्शिदाबाद के मलमल का उपयोग महानता और श्रेष्ठता का प्रमाण माना जाता था। यूरोप के सभी देशों में इन दोनों शहरों के मलमल और चिकन बहुत लोकप्रिय थे। भारत के अन्य उद्योगों की तुलना में कपड़ा उद्योग काफी बेहतर स्थिति में था। भारत से सूती और ऊनी कपड़े, शॉल, मलमल और कशीदाकारी का निर्यात किया जाता था। अहमदाबाद अपने रेशम और रेशम पर किए जाने वाले सोने चांदी के काम के लिए दुनिया भर में मशहूर था। 18वीं सदी में इंग्लैंड में इन कपड़ों की इतनी अधिक मांग थी कि सरकार को इन पर रोक लगाने के लिए भारी कर लगाना पड़ा। कपड़ा बुनाई के अलावा लोहे के काम भी भारत काफी प्रगति कर चुका था। लोहे से बना सामान भी भारत से बाहर भेजा जाता था। मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुल्तान में जहाजों के लिए लोहे का लंगर बनाया जाता था। बंगाल ने जहाज निर्माण में काफी प्रगति की थी। एक अंग्रेज के शब्दों में, आम अंग्रेजों को समझाना मुश्किल है कि हमारे शासन से पहले भारतीय लोग काफी सुखद जीवन व्यतीत करते थे। व्यापारी और साहसी लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थी। मुझे पूरा विश्वास है कि अंग्रेजों के आने से पहले भारतीय व्यापारी बहुत ही आरामदायक जीवन जी रहे थे। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान सूरत और अहमदाबाद से जो उत्पाद निर्यात किया जाता था उससे क्रमशः 13 लाख और 103 लाख रुपए की वार्षिक राजस्व थी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन उसके पास 2.5 लाख सैनिकों की एक फौज थी। जहां व्यापार से लाभ की संभावना नहीं होती तो वहां सेना उसे संभव बना देती।
कंपनी की सेना ने अगले 50 वर्षों में भारत के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया। उन क्षेत्रों पर कंपनी को राजस्व देने वाले स्थानीय शासक शासन करने लगे। प्रत्यक्ष रूप से सत्ता स्थानीय शासकों के हाथों में थी, लेकिन राज्य का अधिकांश राजस्व ब्रिटिश तिजोरियों में जाता था। जनता मजबूर थी। अगस्त 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह शाह आलम को हराया। लॉर्ड क्लाइव ने पूर्वी प्रांतों बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व वसूलने और जनता को नियंत्रण करने का अधिकार 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले हासिल कर लिया। इसके बाद भारत कंपनी के शासन के अधीन आ गया। इतिहासकार सैयद हसन रियाज के अनुसार उस दौर में जनता के बीच यह धारणा प्रचलित थी, दुनिया खुदा की, मुल्क बादशाह का और हुक्म कंपनी बहादुर का। So this was a wrap on this episode, guys. Hope you liked it. This topic will be continued on the next episode. Till then, stay connected, share and follow if you liked. You can also suggest some topics on my Instagram handle. My Instagram handle is @me.rakesh.